गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने क्या डिस्कस किया था? जो बायोकेमिस्ट्री के मेजर डोमेन्स होते हैं, है ना। तो बायोकेमिस्ट्री के मेजर डोमेन्स कौन कौन से थे? मेटाबॉलिज्म था, इंजाइमोलॉजी था, जेनेटिक्स थे, इम्यूनोलॉजी थे, सेल बायोलॉजी थे, एनिमल बायोकेमिस्ट्री थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थे और प्लांट बायोकेमिस्ट्री थे। ठीक है। अब देखो, डोमेन्स ऐसा नहीं है कि इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में पार्ट्स नहीं है, इसके अलावा भी बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें पढ़ने को है। बट जो मेन या इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ना है जिन ब्रांच के बारे में, वो आपका ये सब है। ठीक है, जिसका आपके लाइफ में क्या होगा, रोल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार हम देख लो कि मेटाबॉलिज्म क्या था। मेटाबॉलिज्म क्या था? मेटाबॉलिज्म रेफर्स टू द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मान लो कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसके अंदर होने वाली क्या, कौन सी क्या प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। ठीक है। अब मान लो कि केमिकल प्रोसेस जो है वो एक ही तरह की केमिकल प्रोसेस होगी, क्या होगी? अलग अलग तरीके की केमिकल प्रोसेस होगा। ठीक है। और ये जो अलग अलग तरीके का केमिकल प्रोसेस है, जब हम सबको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, मतलब सम करेंगे, तो वो सम जो है वो क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या हुआ कि सम टोटल ऑफ ऑल रिएक्शन अकरिंग विद इन अ लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग सेल में या जितने भी लिविंग थिंग में केमिकल प्रोसेस होंगे, उन सभी का कैलकुलेशन क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तुम परेशान क्यों है? उसके बाद देखो, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, दो चीज होता है। अब ये जो मेटाबोलाइज होगा वो दो तरीके से होगा। ठीक है। एक होगा एनाबॉलिज्म, एक होगा कैटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं रिपीट पे तुम लोग को इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बार बार ये चीज रिपीट होगा। ठीक है। तो बार बार ये भूलना मत कि अगर एनाबॉलिज्म, मैम एनाबॉलिज्म क्या होता है, नहीं, एक बार पढ़ लो एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एंजाइमोलॉजी क्या होता है। ये जितने टर्म्स मैं तुम्हें अभी पढ़ा रही हूँ, फिलहाल जो मैंने पढ़ा है, ये पूरे सिलेबस जब तक तुम पढ़ोगे ये रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म सबको समझ में आ गया। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म, हाँ, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि मान लो कि एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है, क्या है? लार्ज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि ये सारे लार्ज जो कॉम्प्लेक्स है वो सब क्या हो जाएंगे? ब्रेक डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है। अब जब ये ब्रेक होंगे तो क्या होगा कि ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या रिलीज करेंगे? एनर्जी को रिलीज करेंगे। ठीक है। तो कहता है कि ब्रेकिंग डाउन लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। मान लो कि ये लार्ज मॉलिक्यूल है आपका और ये सारे आपके स्मॉल, तो ये लार्ज वाले जब टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो आपका क्या होता है? एनर्जी का रिलीज होता है। तो सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म जो है ब्रेक डाउन हो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स को तोड़ के उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं और जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती। ठीक है। वहीं अगर आपसे कोई एनाबॉलिज्म पूछे तो एनाबॉलिज्म जो है उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को लेके क्या करेगा, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए क्या होगा? एनर्जी यूज होगा या रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। तो कैटाबॉलिज्म का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना और एनाबॉलिज्म का काम है एनर्जी को यूज करना। ठीक है। कैटाबॉलिज्म का काम है ब्रेक डाउन करना और एनाबॉलिज्म का काम है उसको क्रिएट करना, बनाना, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को लेके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है। तो यही एक बनाएगा, एक तोड़ेगा, एक एनर्जी को रिलीज करेगा, एक एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है। यही है दोनों में डिफरेंस बस। ठीक है। बस अपोजिट ले लेना, क्या दिक्कत है ना। अपोजिट लेके चलना कि कैटाबॉलिज्म बनाएगा तो एनाबॉलिज्म, सॉरी, कैटाबॉलिज्म तोड़ेगा तो एनाबॉलिज्म बनाएगा, है ना। कैटाबॉलिज्म अगर एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा तो एनाबॉलिज्म एनर्जी को यूज करेगा। ठीक है। एक प्रोड्यूस, एक यूज, एक ब्रेक, एक क्रिएट। ठीक। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है? ब्रेक करता है और क्या करता है?
प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक है आपका क्या, क्रिएट करता है, दूसरा आपका एनर्जी को यूज करता है, ठीक है। वहीं पे दूसरा आपका था क्या, एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या होता है बताओ? स्टडी ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम के बारे में अगर हम आप पढ़ते हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एंजाइमोलॉजी, ठीक है, कि स्टडी ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो ये कहता है कि विच आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब एंजाइम क्या हुआ आपका, एंजाइम क्या हुआ, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। अब एक बात बताओ, कैटालिस्ट तो तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना, या एनालिसिस में भी पढ़ा होगा, सब में पढ़ा है। कैटालिस्ट का काम क्या था, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैटालिस्ट। लेकिन अगर आपका बायोकेमिकल रिएक्शन होगा तो उसके लिए कौन सा कैटालिस्ट यूज करोगे, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ केमिकल नहीं है, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन होगा, बायोलॉजिकल रिएक्शन। और बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट भी कौन सा चाहिए होगा, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट, ठीक है। तो यही कहता है कि एंजाइमोलॉजी जो है वो एंजाइम का स्टडी होता है, जिसमें कि जो कि आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे एंजाइम क्या होते हैं तो क्या होते हैं, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम अगर बात करें तो एंजाइम के अंदर हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो किन किन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, कि मतलब एंजाइम का जो है क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप्स का होता है या उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है, क्या है, हाँ, कि मतलब एंजाइम किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। उसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में और रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। ये सब किस में हम पढ़ेंगे, एंजाइमोलॉजी में। और एक चीज कह रहा है कि एंजाइम एक्सेलरेट्स बायोकेमिकल रिएक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ। क्यों ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, है ना। तो वही चीज यहाँ पे कहता है, एंजाइम क्यों क्या है आपका, है ना, कैटालिस्ट। इसी वजह से बायोकेमिकल रिएक्शन जो होगा वो आपके लाइफ में बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हुआ। फिर आपका कहता है तीसरा क्या था आपका, जेनेटिक। जेनेटिक क्या था, हाँ, है ना। जेनेटिक जो है वो क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो जेनेटिक में सबसे पहला आपका क्या है, हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी क्या हुआ, पासिंग ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब आपके पेरेंट्स से जो आप में ट्रेट्स, अब ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, आई कलर, है ना, हेयर, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, किस में आएंगे, ट्रेट्स में ही आएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप में, जैसे मान लो कि आपके पिताजी का आंख अगर नीला है और आपका भी अगर आंख नीला है, तो ये जस्ट आपका क्या हुआ, एक ट्रेट, उनमें उनका एक ट्रेट आप में ट्रांसफर हुआ है, ठीक है। हमारे पापा का बाल ऐसा है तो फिर किसी का तो होगा, किसी का नहीं है, बोलो, हाँ, बाल का कलर नहीं, बाल का जो मतलब कि ये जो जिस तरीके का तुम्हारा बाल है, ऐसा बाल किसी का है तुम्हारे घर में, ओ, तब तुम्हारे बच्चों में यही जाएंगे, याद रखना। तब सुना, बराबर, बढ़िया है। उसके बाद क्या कहता है, जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर बिल्ट एंड हाउ दे ब्रेक, ठीक है। अगर आप जब जीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में पढ़ोगे तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, मतलब कि उनका ढांचा कैसा है, दिखने में कैसे हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, वो सब किस में पढ़ोगे आप, स्ट्रक्चर में। और फंक्शन में क्या पढ़ोगे कि जीन जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए जब डीएनए अपना सेम कॉपी क्रिएट करता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद है आपका म्यूटेशन एंड जीन एक्सप्रेशन। म्यूटेशन और जीन एक्सप्रेशन क्या हुआ कि म्यूटेशन इज अ चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। डीएनए का सीक्वेंस होता है,
होता है ना, डबल हेलिकल, सिंगल हेलिकल, है ना। तो अगर उनके सीक्वेंस में क्या होता है, चेंज आता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। इन केस अगर डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आया तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, म्यूटेशन, ठीक है। और वहीं अगर जीन एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, कि द प्रोसेस बाय विच जीन्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स एंड शो ट्रेट्स, ठीक है। जब जीन क्या करता है, प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्लस में ट्रेट्स को शो करता है। ट्रेट्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे आपके, मतलब, है ना, हाँ, तो वो सब क्या हो जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, आपके जीन एक्सप्रेशन में। मतलब जीन को क्या कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है ना। ये हो गया। उसके बाद है आपका क्या, इट एक्सप्लेन्स हाउ ट्रेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये क्या बताता है आपको कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो आपका ट्रेट है वो कैसे पास होता है। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेट्स क्या होता है, तो ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ पर्सन और ऑर्गेनिज्म दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स, ठीक है। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी फीचर जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आए हैं, वो हम क्या कहेंगे, ट्रेट्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में ले लो, आई कलर, हेयर टाइप, हाइट और ब्लड ग्रुप, ठीक है। कैसा आपका बाल है, आपकी आंख का कलर कैसा है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है ना, ये सब आपका किस पे डिपेंड करेंगे, आपके पेरेंट्स पे, ठीक है। इसीलिए ना कहता है डीएनए टेस्ट करवाता है, कहता है ना जिसको डीएनए टेस्ट करवा लो। क्यों करवाता है, क्योंकि हाँ, मतलब कि जो उनमें ट्रांसफर होता है उनका ट्रेट्स, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हाँ। फिर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी किससे रिलेटेड है, इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है ना, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करना, है ना। इम्यून सिस्टम ही आपको डिजीज से बचाता है। किससे बचाता है, डिजीज से। तो अगर आपसे पूछे कोई कि आपके बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो डिजीज के अगेंस्ट, है ना, कौन सा सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे, इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम के वजह से ही आपको या तो बीमारी होती है या तो नहीं होती। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको छोटी से छोटी बीमारी भी होगी, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको बड़ी सी बड़ी बीमारी भी नहीं होगी, ठीक है। तो कहता है कि इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इम्यूनोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंटीजन एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीजन क्या होता है, जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंटीजन, ठीक है। और उसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो लड़ता है वो क्या कहलाते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीजन जो है वो इन्फेक्शन फैलाता है आपके बॉडी में, और एंटीबॉडी जो है वो क्या होता है, उससे लड़ता है, ठीक है। अगर चाहो तो इधर देख सकते हो, ठीक है, कि इम्यून सिस्टम जो है आपके बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो कि आपको इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। वहीं एंटीजन एंड एंटीजन क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस दैट इंटर टू द बॉडी। हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो आपके बॉडी में एंटर करते हैं और जिनसे आपको बचाने का काम कौन करता है, एंटीबॉडीज, ठीक है, उनके अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। उसके बाद इम्यून रिस्पॉन्स क्या होगा, कि इम्यून रिस्पॉन्स द रिएक्शन ऑफ द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, कि द रिएक्शन ऑफ बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या होता है, मान लो है ना, कि तो यही कह रहा है कि जो रिएक्शन होता है किसका, आपके बॉडी का इन्फेक्शन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। कि मान लो कि कोई डिजीज ने मुझे अटैक किया, तो मैं उससे कितने समय तक के लिए या कितने दिनों तक के लिए, या मैं उससे बच पाया या नहीं बच पाया, ठीक है। अगर बच पाए तो वो भी रिस्पॉन्स हुआ, अगर नहीं बच पाए तो उसका भी रिस्पॉन्स आएगा, है ना। तो इसी को हम कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, कि किस तरीके से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है उस डिजीज के अगेंस्ट, ठीक है। उसके बाद कहता है वैक्सीन्स एंड इम्यूनोथेरेपी। इसका मतलब सिंपल सा बात हुआ, जैसे तुम कोई दवाई से कोई भी डिजीज से बचने के लिए दवाई लेते हो, है ना। तो एक होता है मतलब कि तबीयत खराब होने के बाद तुम दवाई लेते हो, एक होता है कि पहले से लोग उस चीज़ का, जैसे वैक्सीन वगैरह, है ना, जैसे रेबीज का वैक्सीन लेते हो, बीसीजी का लेते हो, है ना। ये सब क्यों लेते हो,
ताकि आने वाली जो बीमारियां हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां, टीबी हो गया या फिर रेबीज हो गया, इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ही टीकाकरण करते हैं। बचपन में होता है ना सबका, तो ये सब क्यों होता है कि वो सब मतलब कि प्री ट्रीटमेंट होता है, मतलब बीमारी आने से पहले ही आपको उसका डोज दे दिया गया कि इन फ्यूचर आपको इससे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी का काम होता है कि वो एक मेथड होते हैं जो आपको क्या करते हैं, डिजीज से बचाते हैं। कैसे? आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ करके, मतलब मजबूत बना के। ठीक है, तो वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी जो है वो एक मेथड है, जैसे दवाई लेते हो ना, वैसे ही ये भी हुआ क्या कि वैक्सीन और इम्यूनोथेरेपी, ठीक है, उस चीज का यूज करके आपके इस इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाया जाता है। ठीक है, और जब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ सकते हो, फाइट कर सकते हो। ठीक है, फिर कहता है इट फोकस ऑन द बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। ठीक है, इसका काम क्या होता है इम्यूनोलॉजी का, कि ये पैथोजन के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है, पैथोजन के वजह से ही तो आपके बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी डिजीज आया है ना, इन्फेक्शन होता है, तो सब किसके वजह से होता है, पैथोजन की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम सेल बायोलॉजी की बात करें तो सेल बायोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। ठीक है, फिर आप किसके बारे में पढ़ोगे, हाँ, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब समझ गए ना कि सेल कैसे बनता है और कैसे काम करता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, जैसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं आपके, माइटोकॉन्ड्रिया है ना, और कौन कौन से थे आपके, न्यूक्लियस हो गए, और कौन से थे, राइबोसोम्स हो गए, वो सभी क्या है आपके सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मतलब स्मॉल स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, और राइबोसोम, इन सबको हम क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, फिर आपका आया सेल साइकिल। तो सेल साइकिल क्या होगा कि द सीरीज ऑफ स्टेप्स अ सेल गोज, मतलब कितने सीरीज को सेल ने कंप्लीट किया है। ठीक है, कितने चक्कर को कंप्लीट किया है थ्रू टू ग्रो एंड डिवाइड, ताकि वो ग्रो कर पाए और डिवाइड हो पाए। ठीक है, इसके लिए फिर कहता है सेलुलर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के बारे में तो तुम जानते हो है ना, कि हाँ, कि मतलब कि हम किसी को कुछ मैसेज भेजते हैं उधर से, जो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं ना। तो यही हो गया कि अब ये कम्युनिकेशन किसके अंदर होगा, सेल के अंदर। आपका बॉडी क्या करेगा, सेल को मैसेज भेजेगा, सेल लेगा मैसेज को और उसके तरीके से वो रिस्पॉन्स करेगा, उसी तरीके का वो एक्टिविटी फिर शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल कम्युनिकेशन। कहता है ना कि द वे सेल सेंड एंड रिसीव सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज इन द बॉडी। कैसे, मतलब कि सेल जो है वो मैसेज को रिसीव करता है और सेंड करता है और बॉडी एक्टिविटी शो करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एट सेलुलर लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल क्या था, इस जो भी मतलब स्मॉल केमिकल रिएक्शन भी अगर आपके सेल के अंदर होगा तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, छोटा सा छोटा केमिकल प्रोसेस जो होगा अगर सेल के अंदर हो रहा है तो वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल। ठीक है, तो सेलुलर लेवल पे आप लाइफ तभी समझ सकते हो जब आप सेल बायोलॉजी पर हो। ठीक है, उसके बाद है आपका एनिमल बायोकेमिस्ट्री। अब एनिमल बायोकेमिस्ट्री से साफ पता चलता है एनिमल के अंदर होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो कहता है कि बायोकेमिकल प्रोसेस इन एनिमल, यही हो गया कि बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस जो हो गया किसके अंदर, एनिमल के अंदर। फिर कहता है हार्मोनल रेगुलेशन, हार्मोन्स का जो रेगुलेशन होगा इसमें एनिमल बॉडी में। ठीक है, हार्मोन का काम क्या होता है, कंट्रोल ऑफ बॉडी एक्टिविटीज बाय हार्मोन्स। हार्मोन्स ही आपके बॉडी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन में जो आपका डोपामाइन होता है ना, वो आपके मतलब कि इमोशन, जो भी आप हंसते हो, गाते हो, जो भी करते हो, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है ना। वैसे ही जो एनिमल होते हैं उनमें भी हार्मोन्स होते हैं जो उनके एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये सब जैसे कभी अभी मान लो कि जैसे सिमरन उदास है ना, मान लेते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि मतलब कि उसे वो हार्मोन उसका जो एक्टिविटीज है वो कंट्रोल करता है ना, तो उसको मन है कि हम उदास हो, इसलिए वो उदास है ना। तुम्हारा मन होगा कि हम हंसे तो हम हंसेंगे, तुम्हारा मन होगा, यही होता है कि सिग्नल आता है कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, अब मुझे दुखी होना चाहिए तो मैं दुखी हूँ। ठीक है, वो हार्मोनल कंट्रोल होता है, तो जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही एनिमल में भी होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आपके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है वैसे ही एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। ठीक है, तो कैसे न्यूट्रिएंट लेगा और कैसे मेटाबोलाइज होगा, मतलब एक नॉर्मल एनिमल में और एक
डिजीज वाले एनिमल में, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी हम किस में पढ़ेंगे, एनिमल बायोकेमिस्ट्री में। फिर है आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, डाइजेशन, मतलब सही से ब्रीथ कर पा रहा है, सही से खाना जो खाया उसको डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो ये सब किस में आ जाएगा, या सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन या मूवमेंट, ठीक है, ये सब किस में आते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल, जैसे आप ही तो लेते हो सांस, है ना, डाइजेस्ट करते हो ये, तो ये सब किस में आएगा, फिजियोलॉजिकल फंक्शन में। अगर आपसे कोई पूछे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है तो क्या बताओगे, है ना, जो भी डेली लाइफ में हम करते हैं, सांस लेते हैं, कोई खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं, है ना, ये सब किस में आ गया, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हुआ, है ना, ये सब क्या किस में आया, तुम मूव कर रहे हो, वो भी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन हुआ, है ना। फिर कहता है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, और आरएनए का, आरएनए को कौन बनाता है, आरएनए किससे क्रिएट होता है, कल भी मैंने ये चीज बताया था, देखो नहीं पता है ना, बताओ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। डीएनए देखो, आरएनए क्या होता है, द मेन मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन आपने पहले भी पढ़ा था कि कैसे, मतलब कि ट्रेट्स को एक्सप्रेस किया जाता है ना, कि द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है। डीएनए के पास कितना इंफॉर्मेशन या कितना उसके पास स्टोर है आपके इंफॉर्मेशन का, जिसके वजह से जिससे वो प्रोटीन को प्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। अब जो आएगा देखना, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, अभी तुम्हारे मन में चल रहा होगा कि डीएनए क्यों प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये ना सोच रहे होगे। तो कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, मैंने कल तुम लोगों को पढ़ाया था ना, उसी में आया था कि डीएनए कैसे, आरएनए कैसे बनता है और प्रोटीन कैसे बनता है ना। तो कहता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, आरएनए जो है आपका, आरएनए वो कहां से, उसका फॉर्मेशन कहां से होगा, डीएनए से, किससे होगा, आरएनए किससे बनेगा, डीएनए से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, कि जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। वहीं आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो हम उसको कहेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। तो कुल मिला के डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, समझ गए, ठीक है। तो डायरेक्टली जो आरएनए और प्रोटीन दोनों है वो किसके द्वारा फॉर्मेशन हुआ, उसका डीएनए के द्वारा, ठीक है, कि मेन कंपोनेंट उसका क्या हुआ, डीएनए। डीएनए अगर आरएनए नहीं बनेगा तो आरएनए प्रोटीन नहीं बनाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है आपका कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, डीएनए को दूसरे प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं ताकि एक नया प्रोडक्ट बना सके। जैसे इंसुलिन है आपका, है ना, इंसुलिन किससे मिलके बना है, डीएनए से मिलके बना है ना। तो इसीलिए जब डीएनए को हम दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि डीएनए को हम किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं और वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप इंसुलिन का दे सकते हो, ठीक है। फिर कहता है प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या है, अब देखो प्लांट को तो तुम खाना खिला नहीं सकते, एनिमल को खिला सकते हो, चलो एनिमल कहीं से ला सकता है, लेकिन प्लांट तो ना खा सकता है ना मूव कर सकता है ना। तो प्लांट कहाँ से लाएगा अपना खाना, फोटोसिंथेसिस से, है ना, सबने पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब ग्रीन प्लांट जो होते हैं सनरे, मतलब सूर्य की किरण और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के अपना खाना तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो गया, प्लांट मेटाबॉलिज्म, कि मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन होंगे प्लांट में जो कि उनके ग्रोथ या उनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, प्लांट मेटाबॉलिज्म। फिर है आपका प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट के ग्रोथ या डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है, जैसे कि कौन कौन से, ऑक्सिन और
जिबरलिन्स, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपके क्या हो गए, इसमें प्लांट केम में हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में भी पढ़ेंगे। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, स्पेसिफिकल केमिकल कंपाउंड प्रोड्यूस बाय प्लांट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ग्रोथ बट हेल्प इन प्रोटेक्शन, ठीक है। देखो क्या करता है कि प्लांट जो है एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो कि प्लांट के ग्रोथ में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होता है ना। तो ये हुआ क्या, सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट बायोकेमिस्ट्री, क्या। और उसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे एल्केलॉइड और इसेंशियल ऑयल, ये सब कहाँ से मिलता है आपको, एल्केलॉइड, इसेंशियल ऑयल, ये सब कौन सा सोर्स से मिलता है, नेचुरल सोर्स हैं। और नेचुरल सोर्स मतलब वो कहाँ से आया, एनिमल या प्लांट से, है ना। तो ये जो आपके अब ऑयल है और एल्केलॉइड है, ये तो प्लांट से ही आते हैं, है ना। उसके बाद ये हो गया। अब देखो हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री के डोमेन्स कौन कौन से थे आपके, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एंजाइमोलॉजी, जेनेटिक, इम्यूनोलॉजी, सेल बायोलॉजी, एनिमल बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर और प्लांट बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। अभी जो अब था आपका, वो आपने बायोकेमिस्ट्री का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, कि बायोकेमिस्ट्री क्या है नहीं है, ये सब हमने पढ़ लिया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ, बायोलॉजिकल प्लस केमिकल रिएक्शन, इसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री, क्या। और बायोकेमिस्ट्री को क्या कहा गया है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग और लाइफ, क्या। उसके बाद केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई भी केमिकल या सब्सटेंस, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, केमिस्ट्री, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस किया, कार्ल न्यूबर्ग, ठीक है। कब किया, 1930 में, ठीक है। उसके बाद कार्ल न्यूबर्ग को क्या माना गया, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। किसको माना गया, कार्ल न्यूबर्ग को, ठीक है। उसके बाद चलो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, कब जो है बायोकेमिस्ट्री को डेवलप किया गया, बायोकेमिस्ट्री को 19th सेंचुरी में डेवलप किया गया। कब, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 19th सेंचुरी था ना, कब किया गया बायोकेमिस्ट्री को डेवलप, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हुआ उसके बाद, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री हमने क्या क्या पढ़ा, किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री किन किन चीजों को इंक्लूड करता है, ये तो डोमेन्स हो गया। अगर कोई आपसे पूछे डोमेन्स या ब्रांचेस के बारे में, तो आपको बताना है सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंजाइमोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एनिमल बायोकेमिस्ट्री, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम किन किन चीजों को इंक्लूड करते हैं, तो आप क्या बताओगे, केमिकल प्रोसेस, कहाँ पे, केमिकल प्रोसेस जो होगा सेल में, है ना। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है, याद आया। उसके बाद और क्या था, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म, कैसे एक नॉर्मल बॉडी में और कैसे एक डिजीज वाले बॉडी में न्यूट्रिएंट मेटाबोलाइज होगा, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर किस में पढ़ेंगे हम, बायोकेमिस्ट्री में। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है तुमको, जो अभी हमने पढ़ा ये क्लियर है सबको इतना तक बायोकेमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। एक चीज है जो हम समझ रहे हैं, अब तुम कहाँ कंफ्यूज कर रहा है, देखो ये था बायोकेमिस्ट्री, था ना, स्कोप और एम तो तुम्हें पता है, क्लियर है, मैंने 10 बार बताया, ठीक है। अब बायोकेमिस्ट्री जो है वो कहता है कि डील्स विद द स्टडी ऑफ,
ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में हम किन किन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे, यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच कौन कौन से हैं या डोमेन्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे पूछा गया कि बायोकेमिस्ट्री में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये जो सारे चीज हैं इन्हीं को ब्रांच में बांटा गया है, लेकिन जब यहाँ बताने की बारी आएगा तो आप इसको कंबाइन में बताओगे, है ना। कैसे? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, ठीक है। कितने, अब ये हमने किस में पढ़ा था? न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे मेटाबोलाइज होगा। तो ये जो आपके होंगे टोटल केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो यही चीज बोल रहा है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल्स, कितने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके लिविंग सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए ये किस में हम पढ़ेंगे? बायोकेमिस्ट्री में। दूसरा आपका क्या था? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था सेल बायोलॉजी में, है ना, कि सेल के स्ट्रक्चर और, लेकिन अब यहाँ पे आया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स आपके क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब क्या है आपके? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे, जितने भी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड पाथवे होंगे उन सबको पढ़ेंगे। फिर था आपका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ लाइफ प्रोसेस, ठीक है, लाइफ प्रोसेस के मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। तब जाके आपका आता है, कहता है कि जो बायोकेमिस्ट्री होते हैं उनके अलग अलग डोमेन्स होते हैं, बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, और बहुत सारे के डोमेन्स के बहुत सारे अपने अपने काम होते हैं, ठीक है, अपना अपना फील्ड होता है। और उन्हीं में से जो मेजर आपके मतलब इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं उनके बारे में बताया गया, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पूछा जाए कि बायोकेमिस्ट्री में हम किन, ऐसा नहीं कि इसके बारे में नहीं बोल सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन अगर कोई आपसे शॉर्ट सिंपल में पूछना चाहे ना, अब क्या होगा कि अगर डोमेन के बारे में बताने चलोगे तो वो तुमसे डोमेन के बारे में पूछने लगेंगे, है ना, कि चलो एंजाइमोलॉजी क्या होता है, एंजाइमोलॉजी, है ना। तो अगर हमसे स्टडी पूछा जाए कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं तो सिर्फ उतना ही बताएंगे। और अगर कोई आपसे पूछे कि बायोकेमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन कौन से हैं, तब हम बताना शुरू करेंगे, ठीक है। क्लियर है अभी सबको यहाँ तक? अब हम कल से किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, जो कि आपका ओरिजिनल चैप्टर है। और बायोमोलिक्यूल ये तो था आपका बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्शन खत्म, सिलेबस खत्म। कल से हम बायोमोलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक। और बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट आएंगे, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लास में किसी को अभी तक कोई चीज में कंफ्यूजन है? पूछ लो। नहीं है? संतोष? नहीं ना? कल जो मैंने पढ़ाया वो आज मैंने फिर से पढ़ा दिया, डिस्कस कर दिया। तुम्हारा और तुम्हारा छूटा हुआ था, कल मैंने यही पढ़ाया था, ये डिस्कस कर दिया, ठीक है। ओवरव्यू मैंने तुम लोग को बायोकेमिस्ट्री का बता दिया, ठीक है। याद रखना, कार्ल न्यूबर्ग का नाम हमेशा याद रखना। जब भी बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ आएगा, फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री जरूर पूछेगा, ठीक है। ये पूछे ना पूछे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है नहीं है, लेकिन इन केस मान लो कि ये यहाँ तो नहीं पूछेगा, जहां तक मुझे लगता है। नहीं, केमिस्ट्री में पूछता है ऐसा ना, जो तुम्हारे बाहर के एग्जाम होते हैं उसमें पूछेगा साइंटिस्ट के नाम, ठीक है। केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन का क्वेश्चन बनाना भी सबके बस की बात नहीं होती है। क्वेश्चन बनाने के लिए भी रिएक्शन बनाना पड़ता है, समझ गए। तो इसलिए इसको मतलब कि सब देख लेना, अच्छे से क्लियर कर लेना, समझ गए। और आज मैं इसको पीपीटी को भेज दूंगी ग्रुप में, तुम लोग उससे पढ़ के, और कल पहले मैं पूछूंगी इन सब के बारे में एक एक बच्चे से, उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। चलो ठीक है।